नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर राहुल गांधी होंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक और कई रैलियों को करेंगे संबोधित। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या बिहार चुनाव में कृषि कानून, एलएसी और नागरिकता कानून जैसे मुद्दे डालेंगे असर। ये जानने के लिए हम आपके पास एक्सपर्ट्स की राय लेके आए हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे नागरिकता कानून और एलएसी पर चीन की घुसपैठ से भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में नुकसान हो सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुपौल में जनसंपर्क करने पहुंचे भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू का ग्रामीणों ने किया घेराव। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में जेडीयू और भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव, राहुल गांधी होंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक, इतनी रैलियों को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच कांग्रेस एक अभियान की योजना बना रही है, जिसमें राहुल गांधी इसके स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि 3 चरण के चुनावों के दौरान राहुल गांधी प्रत्येक चरण में 6 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें महागठबंधन के सहयोगियों के साथ एक संयुक्त रैली शामिल है। पार्टी की योजना डिजिटल रूप से मतदाताओं तक पहुँचने की भी है, क्योंकि कोरोना काल में लोग कांग्रेस की रैलियों और अन्य सार्वजनिक बैठकों में बड़ी संख्या में शामिल नहीं होना चाहते। बिहार में कांग्रेस पहले चरण में 21 सहित कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बुधवार को पहले चरण की टिकटों की घोषणा की गई, जिसके बाद टिकट पाने में असफल रहे नेताओं में काफी नाराजगी है। मुस्लिम नेता पहले चरण के टिकट बंटवारे से संतुष्ट नहीं है। किसी भी अल्पसंख्यक को एक भी टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर वरिष्ठ नेताओं द्वारा भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ने आरोप लगाया कि टिकट बेचे गए हैं। कांग्रेस का नेतृत्व इस तरह के विरोध और आरोपों को खारिज कर रहा है। पार्टी का कहना है कि इसके पास अपने कोटे की सीमित संख्या है और इसलिए सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बिहार चुनाव में कृषि कानून, एलएसी और सीएए जैसे मुद्दे डालेंगे असर? जाने क्या है एक्सपर्ट्स की राय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर रखी है, लेकिन इसके कारगर होने के आसार नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय विकास के मुद्दे ही निर्णायक साबित होंगे। हाल में किसानों से संबंधित 3 कानूनों को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इसी प्रकार श्रम सुधारों, हाथरस कांड के आलोक में महिला सुरक्षा, बिना तैयारी के लॉकडाउन और एलएसी की स्थिति को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक है। बिहार चुनाव प्रचार में भी ये मुद्दे उसकी तरफ से उठाए जाएंगे, लेकिन मतदाताओं पर यह कितना असर डाल पाएंगे, इसमें संदेह है। इसी प्रकार बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की खासी संख्या होने के कारण नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा भी उठेगा। यह मुद्दा मुस्लिमों को भाजपा के खिलाफ कारगर हो सकता है, लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक माना जा रहा है। सीएसडीएस के संजय कुमार के अनुसार भले ही राजनीतिक दल इन मुद्दों को उठाएं, लेकिन चुनाव पर इन मुद्दों का हावी होना मुश्किल है। दरअसल यह देखा गया है कि राज्य के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही भारी पड़ते हैं। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्रीय मुद्दे भी हैं और राज्य के भी हैं, जैसे बेरोजगारी मुद्दा इन चुनावों पर असर डालेगा। यह देशव्यापी मुद्दा है। इसी प्रकार कोरोना प्रबंधन से जुड़े मुद्दे का भी थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन कृषि कानून, श्रम सुधार, एलएसी, नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दों पर यह चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे ही इस चुनाव में निर्णायक होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुपौल में जनसंपर्क करने पहुंचे बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू का ग्रामीणों ने किया घेराव। जी हां दोस्तों, बिहार की सुपौल जिले में बसंतपुर प्रखंड के निर्मली पंचायत में गुरुवार को जनसंपर्क के लिए पहुंचे छातापुर के भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर जमकर नारे भी लगाए। हालांकि विधायक इस दौरान ग्रामीणों को आश्वासन देते रहे कि इस बार सड़क बनवा देंगे, लेकिन ग्रामीण एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। घंटों तक विधायक और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। अंत में ग्रामीणों का भारी विरोध देखते हुए विधायक को लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार गुरुवार को ग्रामीणों को जैसे ही सूचना मिली कि जनसंपर्क करने के लिए विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू निर्मली पंचायत में आ रहे हैं, ग्रामीणों ने विधायक का घेराव करने के लिए सड़क पर मवेशी को चारा खिलाने वाले नाद को रखकर जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि निर्मली चौक से प्रभात जाने वाली सड़क कई साल से जर्जर है। बारिश के मौसम में सड़क पर घुटना भर पानी जमा हो जाता है। इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने कहा कि निर्मली पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और एएनएम के नहीं रहने के कारण लोगों को इलाज कराने के लिए 16 किलोमीटर दूर वीरपुर जाना पड़ता है। विधायक नीरज सिंह बबलू ने 3 साल पहले सड़क का शिलान्यास किया था, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। ग्रामीणों ने कहा, जब चुनाव नजदीक आता है तो विधायक जगह जगह सड़क का शिलान्यास करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जावड़ेकर के प्रेस फ्रीडम वाले बयान पर सुरजेवाला का तंज, कहा सरकार की दोहरी नीति का स्पष्ट उदाहरण। जी हां दोस्तों, भारतीय मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर दिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निशाने पर लिया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि एक ओर तो सरकार सच छुपाती है, मीडिया को सच बाहर लाने से रोकती, और दूसरी ओर मीडिया की स्वतंत्रता की बात भी करती है। यह इस सरकार की दोहरी नीति का स्पष्ट उदाहरण है। रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को ट्वीट कर प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यह अजीब है कि केंद्रीय मंत्री कठपुतली मीडिया की प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, जबकि इनकी सरकार कृषि विधेयक को पास कराने के लिए राज्यसभा टीवी को म्यूट कर देती है। इनकी सरकार मीडिया को महामारी पर रिपोर्टिंग करने से रोकती है। इन्हीं की सरकार पत्रकारों पर हमले के मामले में चुप्पी साध लेती है और किसी की असहमति पर बल प्रयोग करती है। उनके मुख से प्रेस फ्रीडम की बातें मजाक जैसी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीआरपी घोटाले को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, बताया कितने करोड़ का है ये खेल। जी हां दोस्तों, गुरुवार को उजागर हुए टीआरपी घोटाले को लेकर शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने टीआरपी घोटाले को 30,000 करोड़ रुपए का बताया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात कह रहे हैं तो उनके पास जरूर कोई न कोई ठोस सबूत होंगे। संजय राउत ने कहा है कि यह टीआरपी का बड़ा घोटाला है। मुंबई पुलिस के अनुमान के मुताबिक घोटाला 30,000 करोड़ का हो सकता है। जो चैनल महाराष्ट्र के नेताओं पर छीड़कंशी कर रहा था और सत्य की बात कर रहा था, उसके पीछे कितना बड़ा ढोंग है यह सामने आ गया है। मुंबई पुलिस ने पर्दे के पीछे की हकीकत उजागर कर दी है। दरअसल मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गुरुवार को खुलासा किया है कि 3 चैनल कुछ लोगों को हर महीने 400 से 500 रुपए का लालच देकर अपनी टीआरपी बढ़वा रहे थे। इस घोटाले का खुलासा मुंबई पुलिस की कार्रवाई से हुआ है। मामले की शिकायत टीआरपी बताने वाली एजेंसी बार्क ने खुद की थी। सूत्रों के मुताबिक टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस के पास कई अहम सबूत हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में विशाल भंडारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन टीआरपी के इस पूरे खेल में संजू राव नाम का शख्स बड़ी मछली है। टीआरपी घोटाले पर मुंबई पुलिस के खुलासे के बाद रेटिंग एजेंसी बार्क ने भी बयान जारी कर जांच का स्वागत किया है। साथ ही जांच में हर मदद देने का भरोसा भी जताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात कांग्रेस का दावा, उपचुनाव की सभी 8 सीटों पर होगी जबरदस्त जीत, बताई यह वजह। जी हां दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी राजीव सातव ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में 3 नवंबर को 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करेगी, क्योंकि जनता राज्य की भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है। जन आक्रोश रैली को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सातव ने कहा कि राज्य में भाजपा पिछले 25 वर्षों से सत्ता में रही, लेकिन किसानों और युवाओं समेत समाज के सभी वर्ग नाखुश हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सभी वर्गों ने यह महसूस किया है कि भगवा दल को वोट देना ऐसी भ्रष्टाचारी सत्ता को समर्थन देना है जो कि बांटो और शासन करो में भरोसा करता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का जन आंदोलन राज्य के उपचुनाव से शुरू होगा और स्थानीय निकाय चुनाव में भी जारी रहेगा, जो कि नवंबर के अंत अथवा दिसंबर के लिए प्रस्तावित है। लोग भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धड़ानी ने रैली को संबोधित करते हुए गुजरात की विजय रूपाणी सरकार पर लॉकडाउन के दौरान जनता पर आर्थिक मार पड़ने के बावजूद स्कूलों और कॉलेजों की फीस माफ नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि फरवरी में अहमदाबाद के एक स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए आयोजित कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप के कारण भारी भीड़ जुटना ही गुजरात में कोरोना वायरस के प्रसार की वजह बना। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता, भाजपा के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेताओं पर मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, सांसद लॉकेट चटर्जी, अर्जुन सिंह, राकेश सिंह, भाजपा नेताओं भारती घोष और जयप्रकाश मजूमदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लोगों पर गैर कानूनी ढंग से विधानसभा जाने और कानून के उल्लंघन का आरोप है। हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। दिलीप घोष, पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस कैडर की तरह काम कर रही है। यह स्पष्ट है कि सीएम ममता बनर्जी डरी हुई है और इसलिए पुलिस का इस्तेमाल अपने कैडर के रूप में कर रही है। हमारे खिलाफ दर्ज मामले शर्मनाक हैं। उन्हें नहीं पता कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। हम कानूनी रूप से लड़ेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में विस्फोटक का अवैध कारोबार करने वाले भाजपा नेता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, नवलशाही थाना की पुलिस ने विस्फोटक का अवैध कारोबार करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रसाद मेहता को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा नेता की गिरफ्तारी गुरुवार देर रात डोम चांच
के काली मंडा स्थित उनके आवास से हुई। शुक्रवार को आरोपी नेता को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2020 को नवलशाही थाना क्षेत्र के मसमोहना में पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में भारी मात्रा में उनके वाहन से विस्फोटक बरामद किया था। उस समय मोटरसाइकिल पर 400 पीस पावर जेल विस्फोटक ले जाते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में डोबचांच नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड पार्षद नीलकंठ मेहता का पुत्र नवीन कुमार व बेहराडीह निवासी प्रकाश मेहता का पुत्र संदीप मेहता शामिल थे। आरोपियों ने उस समय बताया था कि उक्त विस्फोटक को जयनगर थाना क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे हैं। पुलिस ने बरामदगी को लेकर थाना कांड संख्या 5420 दर्ज किया था। बताया जाता है कि गिरफ्तारी आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि विस्फोटकों की सप्लाई भाजपा नेता देवेंद्र प्रसाद मेहता के मैगजीन हाउस से हुई थी। देवेंद्र के नाम से डोमचांच थाना के गैठीबाद में मां गंगा एक्सप्लोसिव मैगजीन है। विस्फोटक के अवैध कारोबार में नाम आने के बाद से ही प्राथमिक अभियुक्त देवेंद्र मेहता की तलाश पुलिस कर रही थी। थाना प्रभारी अब्दुल्ला खान ने बताया कि आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं यह संरक्षणवाद में न बदल जाए, जिसका हमें पहले अच्छा परिणाम नहीं मिला है। रघुराम राजन ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का परिणाम संरक्षणवाद के रूप में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी प्रकार की नीतियां अपनाई गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं दिखा। कहीं मेक इन इंडिया की ही रीब्रांडिंग तो नहीं। राजन ने कहा कि उन्हें अब तक यह साफ नहीं है कि आखिर सरकार का आत्मनिर्भर भारत से मतलब क्या है। अगर यह उत्पादन के लिए एक परिवेश बनाने को लेकर है, तब यह मेक इन इंडिया पहल की रीब्रांडिंग जैसा ही है। उन्होंने कहा अगर यह संरक्षणवाद को लेकर है, जैसा कि दुर्भाग्य से भारत ने हाल ही में टैरिफ बढ़ाई, तो मेरी समझ से यह रास्ता अपनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसको लेकर कोशिश कर ली है। संरक्षणवाद से गरीबी बढ़ी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रघुराम राजन ने कहा, पहले भी हमारे पास लाइसेंस परमिट राज्य व्यवस्था थी। संरक्षणवाद का वह तरीका समस्या पैदा करने वाला था। उसने कुछ कंपनियों को समृद्ध किया, जबकि वह इसमें हम में से कईयों के लिए गरीबी का कारण बना। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच राज्य चुनाव आयोग पर दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई के संदर्भ में दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की। पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों से डिजिटल मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी बात रखी। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणब झा शामिल थे। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक पार्टी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से कहा कि दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर राज्य आयोग की तरफ से दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई, जबकि भाजपा के कई नेता और मंत्री दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के मंत्री ब्रिजेंद्र यादव एक वीडियो में मतदाताओं को पैसे बांटते दिखे हैं और आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रदेश की सरकार ने मंडी कर में कटौती की घोषणा की। पार्टी के अनुसार निर्वाचन आयोग ने भरोसा दिलाया है कि उपचुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश प्रभारी को भोपाल भेजा जाएगा, ताकि तथ्यों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। इनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा देने और पाला बदलने के कारण खाली हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव को मिली जमानत, राजद ने इसे चुनावों में जीत मिलने का संकेत बताया। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जानकारी है कि हालांकि राजद प्रमुख लालू यादव अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि लालू यादव के खिलाफ दुमका कोषागार मामला अभी बाकी है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता के नेता एक के बाद एक ट्वीट कर झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को मिली बेल पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा के चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल की जीत के लिए अच्छा संकेत बता रहे हैं। बिहार युवा राजद के प्रदेश सचिव सचिन यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर लालू यादव को मिली बेल पर खुशी जाहिर की है। साथ ही सचिन यादव ने बिहार के पूर्व सीएम एवं राजद प्रमुख लालू यादव को जमानत मिलने पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सचिन यादव ने कहा कि लालू यादव को जमानत मिलना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुभ संकेत है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पासवान ने गरीबों और कमजोरों के अधिकारों की रक्षा की, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख जताते हुए शुक्रवार को कहा कि पासवान ने सबसे वंचित तबकों को आवाज दी और गरीबों एवं कमजोरों के अधिकारों की रक्षा की। पासवान के पुत्र चिराग पासवान को शोक संदेश में उन्होंने यह भी कहा कि देश ने एक ऐसा नेता खो दिया है जिसने बिहार एवं देश में राजनीति और जनसेवा पर स्थायी छाप छोड़ी। गांधी ने कहा, 5 दशकों से अधिक के अपने उत्कृष्ट सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सबसे वंचित तबकों को आवाज दी और गरीबों एवं कमजोरों के अधिकारों की रक्षा की। सांसद और मंत्री के तौर पर उन्होंने इन तबकों के हितों एवं चिंताओं को पुरजोर आवाज प्रदान की। राहुल गांधी ने कहा, मैं इस मुश्किल घड़ी में आपके और आपके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। रामविलास पासवान का बृहस्पतिवार को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। लोजपा के संस्थापक और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान कई सप्ताह से यहाँ एक अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उनके हृदय का सर्जरी हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू विधायक पर मामला दर्ज, सिंबल मिलने के बाद उड़ा रहे थे गाइडलाइन की धज्जियां। जी हां दोस्तों, शिवहर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे जेडीयू के निवर्तमान विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सिंबल मिलने के बाद पटना से घर वापसी के समय शिवहर शहर सहित पिपराही चौक पर बगैर अनुमति के जुलूस निकालने और नारेबाजी करने के कारण पिपराही थाने में देर रात प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फ्लाइंग एस्कॉर्ट की टीम व पिपराही सीओ के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर पिपराही थाने में देर रात आवेदन देकर निवर्तमान जेडीयू विधायक मोहम्मद सरफुद्दीन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देर शाम जुलूस और रैली निकाली गई जिसमें आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पिपराही अंचलाधिकारी के वीडियो मिला है जिसमें जुलूस और रैली भी हजारों लोग और सैकड़ों बाइक शामिल दिखाई दे रहे हैं। एसपी संतोष कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बदली अपनी सीट, जाने अब कहां से लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी हलके से आ रही है जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राजद के विधायक तेज प्रताप यादव ने अपनी सीट बदल ली है। महुआ से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप यादव इस बार अपनी सीट छोड़कर समस्तीपुर जिले के एक सीट जिसका नाम हसनपुर है वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, जबकि तेज प्रताप यादव की परंपरागत सीट महुआ से राजद के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर मुकेश रंजन चुनावी मैदान में होंगे। दरअसल इस बात के कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप महुआ छोड़कर किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इन सीटों में फतुहा, मनेर के अलावा हसनपुर सीट की भी बात चल रही थी और अंतिम मुहर इस सीट को लेकर लगी है। समस्तीपुर जिले की इस सीट को तेज प्रताप यादव के लिए फिलहाल सेफ बताया जा रहा है, लेकिन अभी वहां से क्या होता है इसका पता रिजल्ट आने के साथ चलेगा। तेज प्रताप यादव इस सीट के किस दिन नामांकन करेंगे इसकी घोषणा अभी नहीं हो सकी है। मालूम हो कि साल 2015 के चुनाव में पहली बार लालू प्रसाद के दोनों बेटे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और डिप्टी सीएम तथा सीएम भी बने थे। ऐसे में चुनाव से पहले सीट बदलना राजद के विरोधियों के लिए एक मुद्दा बन सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास के निधन पर लालू का ट्वीट, 45 वर्षों का साथ और आप इतनी जल्दी चले गए। जी हां दोस्तों, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री रामविलास के निधन पर शोक प्रकट किया। कहा कि रामविलास भाई के असामयिक निधन का दुखद समाचार सुनकर अति मर्माहत हूं। विगत 45 वर्षों का अटूट रिश्ता और उनके संग लड़ी तमाम सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयां आंखों के सामने तैर रही है। याद करते हुए लालू ने कहा कि रामविलास भाई आप जल्दी चले गए, इससे ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लोजपा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार देर शाम दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में निधन हो गया। उनके पुत्र और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। खगड़िया के शहर बन्नी गाँव में एक साधारण परिवार में जन्मे रामविलास पासवान ने छात्र संघ से राजनीति में कदम रखा था। वह जेपी आंदोलन में भी बिहार में मुख्य किरदार थे। वे देश के दलितों के हित के लिए संघर्ष करते रहे। मृदुभाषी होने के कारण सभी के दिल में उनके लिए जगह थी। पहली बार वर्ष 1969 में वह विधायक बने। वर्ष 1977 में पहली बार मतों के विश्व रिकॉर्ड के अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। केंद्र में एनडीए की सरकार हो या यूपीए की, उनका महत्व समान रूप से बना रहा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।